इसको एक घटना लेके चलो। हम यहाँ पे मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड या गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट नहीं पढ़ा रहे हैं, ये आगे एक बहुत बड़ी घटना होने वाली है, उसका एक ये कारक है, उसका एक काउज है। ठीक है, अब मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म 1919 में आया। नाम से स्पष्ट है, इसमें दो व्यक्ति का नाम है, एक मॉन्टेग्यू है, दैट इज कॉल्ड सेक्रेटरी, सेक्रेटरी ऑफ स्टेट, सेक्रेटरी ऑफ स्टेट, और दूसरा है चेम्सफोर्ड, ये है वायसराय ऑफ इंडिया। ठीक है, ये है वायसराय ऑफ इंडिया, दो आदमी है यहां पर, दोनों को पहचान लो। 1919 में चूंकि ब्रिटेन जब शासन शुरू की तो वो रूल बनाई कि हम हर 10 साल में जो भारत में कानून है उसको रिवाइज करेंगे। 1909 में आया, फिर 10 साल 1919 में आया, फिर 10 साल बाद फिर आएगा 29 में आएगा। तो बोली कि हम भारत में जो शासन कर रहे हैं हम हर 10 साल में कुछ कुछ सुधार करेंगे और आप लोग का जो डिमांड होगा उसको फुलफिल करते हुए हर 10 साल पे कानून लाएंगे। सो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 में आया। अब ये क्यों आया, इसका क्या इंपैक्ट है, और जो हम घटना समझना चाहते हैं वो क्या रहा है। घटना देखो यहाँ पे दो बड़ी बड़ी घटना है। एक बड़ी घटना है 1916 का लखनऊ समझौता, एक बहुत बड़ी घटना है। क्या घटना थी कि लखनऊ समझौता में कांग्रेस जो थी हमारी, जो जीर्ण शीर्ण अवस्था में पहुंचने वाली थी, उस कांग्रेस का पैक्ट हो गया मुस्लिम लीग के साथ, यानी मुसलमान भी आए और बोले कि चलो हम दोनों मिलकर अब डिमांड रखेंगे अंग्रेजों से। एक बहुत बड़ी घटना। दूसरी घटना वर्ल्ड वार का होना, ठीक है, वर्ल्ड वार का होना, ये दूसरी बड़ी घटना। तो यहां पर लखनऊ समझौता में कांग्रेस और मुस्लिम लीग ने अंग्रेजों से डिमांड रखा, कंबाइंड डिमांड, कि भैया जब तुम 19 में लाओगे अपना कानून लाओगे तो उस कानून में हमको कुछ कुछ चीजें चाहिए। जैसे कि पहला डिमांड क्या था, ध्यान से समझना, एक पोस्ट था, दैट पोस्ट इज नॉन एज सेक्रेटरी ऑफ स्टेट। सेक्रेटरी ऑफ स्टेट ये है कौन, पहले समझो इस चीज को। सेक्रेटरी ऑफ स्टेट क्या है, ब्रिटेन में जो सरकार बनी हुई है, जो ब्रिटेन में गवर्नमेंट है, उस ब्रिटेन के गवर्नमेंट का एक कैबिनेट का मंत्री, कैबिनेट मिनिस्टर जो वहां का है, उसको इंडिया का प्रभार दिया गया। ठीक है, अब बोला कि तुम जो हो तुम सेक्रेटरी ऑफ स्टेट हो और तुम कहां बैठोगे, तुम्हारा ऑफिस जो होगा वो होगा लंदन में, और तुम कहां बैठोगे, ब्रिटेन के संसद में, पार्लियामेंट में बैठोगे। पार्लियामेंट कौन सा, ब्रिटेन का पार्लियामेंट, पार्लियामेंट ऑफ ब्रिटेन में तुम बैठोगे। ठीक है, और तुम यहीं से इंडिया को कंट्रोल करोगे। मतलब क्या हुआ कि इंडिया में जो जो चीजें हो रही है, तो इंडिया में कौन बैठा हुआ है, इंडिया में बैठा हुआ है वायसराय। तो वायसराय क्या क्या काम कर रहा है इसका रिव्यू तुम करोगे, और तुम रिव्यू करके ब्रिटेन की संसद को बताओगे कि इंडिया में क्या चल रहा है। मतलब क्या हुआ कि जो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट है वो बेसिकली वो व्यक्ति है जो ब्रिटेन के मंत्रिमंडल का आदमी है, और उसको जिम्मेदारी दी गई है कि तुम वायसराय से कम्युनिकेशन रखोगे, और वायसराय के द्वारा जो जो काम किया जा रहा है उस कम्युनिकेशन को तुम पार्लियामेंट ऑफ ब्रिटेन को बताओगे। चलो अच्छी बात है, ठीक है, आपका एडमिनिस्ट्रेशन है, आपने ऐसा एक व्यवस्था किया। प्रॉब्लम कहां पर है, प्रॉब्लम यहां पे था, इस व्यक्ति को जो सैलरी दी जाती थी, जो इसकी सैलरी थी वो सैलरी जाती थी इंडिया से। ठीक है, एग्जाम में कई बार ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है, वो सैलरी जाती थी इंडिया से। तो यहां पे कांग्रेस और मुस्लिम लीग जब बैठी साथ में तो ये क्वेश्चन उठा दी, अरे भैया जो तुम आदमी रखे हो ये तुम्हारे कैबिनेट का मिनिस्टर है, तुम्हारे पार्लियामेंट में बैठता है, ठीक है, वो भारत को देखता है, आई नो, बट इसकी सैलरी भारत से क्यों जाएगी। क्वेश्चन यहां पर है कि इसकी सैलरी हम भारत से क्यों भेजें, आपका आदमी है, सैलरी आप दो, हम एक्स्ट्रा बर्डन क्यों लें। चूंकि समझो सैलरी का मतलब क्या हो रहा है, उसके लिए एक आलीशान वहां पे एक महल होगा, जिस महल में वो रहेंगे, उस महल में कम से कम 1000 लोग काम करेंगे, जो चाय पिलाने से लेके झाड़ू लगाएंगे, उस सबका पूरे ऑफिस का, मतलब सेक्रेटरी ऑफ स्टेट मतलब क्या हुआ, एक व्यक्ति का सैलरी नहीं है, पूरा एक कैबिनेट का सैलरी जो है वो भारत से जा रहा है। तो यहां पे क्वेश्चन उठा दिया। तो मॉन्टेग्यू मतलब थे जो सेक्रेटरी थे, वो बोले अच्छा ठीक है हम लोग 19 में लाएंगे तो हम लोग इस पर कुछ सुधार करेंगे। और डिमांड रखा गया कि जो आपका एग्जीक्यूटिव काउंसिल है उस काउंसिल में इंडियंस को बैठाइए, जो आपका पार्लियामेंट यहां चल रहा है इंडिया में, जो लेजिस्लेचर चल रहा है उस लेजिस्लेटिव में सीटों को बढ़ाइए वगैरह डिमांड रखा गया। तो यहां पर इन लोग को बहुत उम्मीद थी कि कांग्रेस और मुस्लिम लीग को कि 1919 वाला जो आएगा मामला तो उसमें हमारे दुखों को सुना जाएगा और हमारे बातों को माना जाएगा, ऐसा माना गया।
ठीक है, कांग्रेस का एक डिमांड था, याद करो 1909 में आया था कॉमनल अवार्ड। कॉमनल अवार्ड में सेपरेट इलेक्टोरेट वाला कॉन्सेप्ट, तो बोला गया इसको खत्म कर दीजिएगा। बोला ठीक है खत्म कर देंगे। हाँ 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 बोला। क्यों बोल रहा है ब्रिटेन हाँ हाँ? क्योंकि ब्रिटेन एक्चुअल में लड़ रहा है वर्ल्ड वार। ठीक है, तो उस जब बाहर में लड़ाई कर रहा है, सोच अंदर में जो शांति से निकल जाए, अगर हाँ बोलने से निकल जाए तो क्या दिक्कत है, बोल देते हैं हाँ, तो हाँ बोलता चला गया। ये कहानियां बनती गई, यानी कांग्रेस ने अपना डिमांड रखा, मुस्लिम लीग ने अपना डिमांड रखा, और उसी डिमांड को फुलफिल करने के लिए मॉन्टेग्यू नाम का जो व्यक्ति उसमें सेक्रेटरी ऑफ स्टेट था, उसने अपना एक डिक्लेरेशन किया जो 20 अगस्त 1917 को आया। 20 अगस्त को उन्होंने एक घोषणा किया कि चूंकि महाराजा धीराज है सर, तो घोषणा कर दिए कि हाँ भैया हम लोग एक घोषणा करेंगे। और हम लोग क्या घोषणा किए, ये घोषणा किए कि जो भारत का जो व्यवस्था है उस व्यवस्था में हम धीरे धीरे करके भारतीयों को भी एंट्री देंगे। ठीक है, धीरे धीरे करके हम भारतीयों को एंट्री देंगे। ब्रिटिश राज शासन का लक्ष्य स्वशासित संस्थाओं का क्रमिक विकास करना। मतलब क्या हुआ, जो वहां पर सेल्फ जो होम रूल है उसको हम लोग धीरे धीरे बढ़ाएंगे। और ये रिपोर्ट उनका जो डिक्लेरेशन था ये जाकर छपा पेपर में, कब, 8 जुलाई को 1918 में, एक साल के बाद ये छपा। जब छपा तो जब पेपर में आया, जब पब्लिकेशन हुआ, तो जो उस समय के लीडर थे तिलक, बाल गंगाधर तिलक, उन्होंने कहा था ये सूर्य विहीन उषा काल है, मतलब सूरज के बिना का ये प्रभात है, मतलब मॉर्निंग है ये, बट विदाउट सन है, यानी सन इसमें है नहीं। ये तुम क्या बोल रहे हो कि धीरे धीरे करके हम विकास करेंगे, कहाँ विकास करोगे? अरे जब मेरा शासन, चूंकि इनका डिमांड क्या था, स्वशासन, होम रूल, इनका का डिमांड ही था होम रूल, कि मेरा जब घर है तो शासन मेरा होगा। ये क्या बोल रहा है कि तुम्हारा घर है, हम तुमको धीरे धीरे स्वशासन का रास्ता बताएंगे। मतलब आज तुमको 1 सीट देंगे, 100 साल के बाद तुमको फिर 2 सीट देंगे, फिर 500 साल के बाद तुमको फिर 4 सीट देंगे। तो बोले कि मेरा डिमांड ही है यार होम रूल, मेरा घर मेरा शासन, और आप बोल रहे हैं कि हम धीरे धीरे आपको देंगे। तो ये सूर्य के बिना, मतलब सूर्य से विहीन, मतलब सूरज है नहीं, लेकिन आप बोल रहे हैं कि सवेरा हो गया। तो ये कौन सा टाइप का तुम्हारा बात है, बकवास कर रहे हो तुम। ये तो बोल दिया बकवास है। लेकिन कुछ लोग थे कांग्रेस के जो नरम दलीय थे, वो बोले बड़ा अच्छा बात बोला, चलो धीरे धीरे ही सही, देगा तो सही। कौन बोलेगा ये सब बात? नरम दल वाले सुरेंद्र नाथ बनर्जी, उन्होंने कहा बहुत बढ़िया बात बोला, वेरी गुड, ठीक है। और इस रिपोर्ट का उन्होंने स्वागत किया, और उसने स्वागत किया तो ऑब्वियस बात है कांग्रेस तो चिढ़ जाएगी, तो वो कांग्रेस से अलग होकर बनाते हैं नेशनल लिबरल ग्रुप। याद रखना एग्जाम में पूछता है कि नेशनल लिबरल लीग का गठन किसके द्वारा किया गया था? ये गठन किया गया था एसएन बनर्जी के द्वारा। किस खुशी में किया गया था? जो मॉन्टेग्यू का डिक्लेरेशन आया था, उस डिक्लेरेशन का स्वागत करने के लिए इन्होंने बनाया नेशनल लिबरल लीग, जो बाद में कन्वर्ट हो जाएगा ऑल इंडिया लिबरल फेडरेशन के रूप में। ठीक है, ये बाद में एक पार्टी बन जाएगी, आगे चल के हम लोग देखेंगे। तो सुरेंद्र नाथ बनर्जी इसको बनाए। कांग्रेस का जो लिबरल ग्रुप था उसने कहा था इसको भारत का ये मैग्ना कार्टा है, बहुत अच्छा बात बोला। बट कांग्रेस के जो लीडर थे, एक्सट्रीमिस्ट थे, और जो मुस्लिम लीग, तो समझ गए कि ये धोखा होने वाला है। ठीक है, तो गांधी को मौका चाहिए ना, कि तुम धोखा दो तब हमको मिलेगा मौका। ठीक है, तुम चंपारण में धोखा दिया किसानों को तो हमको मिल गया मौका, तुम मिल मजदूर से धोखा किया हमको मिला मौका। तो वैसे वो तो वेट ही कर रहे हैं कि तुम कुछ तो कांड करो, उसके बाद तो हम हैं ही, हमको तो और अच्छा है, हमको मौका मिलने वाला है। तो मॉन्टेग्यू का 1919 में आ गया रिफॉर्म, दैट इज कॉल्ड मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म, जिसको हम लोग कहते हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919। ठीक है, अब कुछ बातें, क्योंकि पॉलिटी में जब पढ़ोगे तो इसको तो पूरा डिटेल में पढ़ोगे, बट यहाँ पे हिस्ट्री पढ़ रहे हैं तो हिस्ट्री में हिस्ट्री तक से पढ़ेंगे। तो उसने सबसे पहला जो डिमांड था कांग्रेस का क्या था कि सेक्रेटरी वाला का सैलरी मत दो। तो ये बोला कि चलो ठीक है सेक्रेटरी को हटाओ, सेक्रेटरी रहेगा, और सेक्रेटरी जो है केवल कंट्रोल करेगा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को, और एक नया पोस्ट क्रिएट कर दिया दैट इज कॉल्ड हाई कमिश्नर। ठीक है, हाई कमिश्नर ऑफ इंडिया।
ये एक पोस्ट क्रिएट कर दिया कि ये हाई कमिश्नर ऑफ इंडिया है, ये बैठेंगे लंदन में अब, इसका सैलरी भारत देगा, ये कम्युनिकेट करेंगे वायसराय के साथ। मतलब क्या हुआ, सेक्रेटरी ऑफ स्टेट को दो पार्ट में बांट दिया। एक पार्ट दिया सेक्रेटरी ऑफ स्टेट जो केवल गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को कंट्रोल करेंगे, और एक जो होंगे हाई कमिश्नर जो वायसराय के साथ लिंकअप रहेंगे और उनके साथ बात करेंगे। इस तरह से बोला देखो तुम्हारा बात माने ना हम, लेकिन सच्चाई क्या है, बात तो फिर घुमा के वही हो गई। तो ये बात कांग्रेस समझ रही थी। दूसरा जो इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल है, इस वर्ड को पकड़ना, इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल मतलब हो रहा है आज के डेट में जो तुम्हारा लोकसभा है, ठीक है। इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल को दो चेंबर में बांट दिया, लोकसभा और राज्यसभा। यही तुम्हारा है, कभी भी पूछता है कि लोकसभा राज्यसभा कब बना, यही 1919 से बना था तुम्हारा। इंपीरियल को बांट दिया दो पार्ट में, एक को नाम दे दिया काउंसिल ऑफ स्टेट दैट इज कॉल्ड राज्यसभा आज के डेट में, और दूसरे को नाम दे दिया सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली जो आज डेट में लोकसभा है। ये लोकसभा बन गया और राज्यसभा बन गया। इसको हम लोग कहते हैं बायकैमरलिज्म, दोहरी सदन, दो सदन में बट जाना पार्लियामेंट को, दैट इज। तो तुमको पूछेगा कि बायकैमरलिज्म कब इंट्रोड्यूस किया अंग्रेज, मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड में इंट्रोड्यूस किया, ठीक है। यानी इंपीरियल लेजिस्लेटिव मतलब समझ लो पार्लियामेंट ऑफ इंडिया के बारे में बात कर रहे हैं, और इसको बोल दिया जो पार्लियामेंट ऑफ इंडिया है, इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल है, बोला कि तुमको फुल पावर है, तुम पूरे इंडिया में लेकर कहीं भी कोई भी कानून बना सकते हो, तुमको कोई नहीं रोकने वाला है। जैसे अभी क्या हुआ, अभी बटा हुआ है ना लोकसभा में और विधानसभा में, बिहार का जो मामला होगा उसमें बिहार का विधानसभा ही कानून बनाएगा, लेकिन वो क्या बोल दिया कि नहीं, जो तुम्हारा बिहार का लोकसभा है अति विधानसभा है उसको कानून बना भी देगा, तो लोकसभा है वो चाहेगा तो उस कानून को खत्म कर दे। मतलब क्या हुआ कि लोकसभा को फुल पावर दे दिया, पूरे इंडिया में जहां जो कानून बनाना है बनाओ। तो ये क्या होगा, ये झगड़ा होगा। क्यों झगड़ा होगा, हम मांग रहे हैं होम रूल कि मेरा घर मेरा बिहार, तो बिहार का लेजिस्लेटिव काम करेगा, तुम बोल रहे हो ना दिल्ली वाला ही बिहार में भी काम करेगा, ये तो और तुम धोखा दे रहे हो हमको यार। कहां कहां पे झटका लगेगा वो समझो। यहां पे झटका लग गया, पहला वाले में झटका लग गया। उसके बाद गवर्नर जनरल जो वायसराय थे उनको पावर दे दिया कि वो किसी को भी समन कर सकते हैं, प्रोग्यू कर सकते हैं, डिजॉल्व कर सकते हैं, कोई भी चेंबर को, कोई भी ऑर्डिनेंस को, और ऑर्डिनेंस ला सकते थे। ये भी क्वेश्चन पूछता है जो आर्टिकल 1, 2, 3 आज की डेट में है, ये कब इंट्रोड्यूस किया गया भारत सरकार में, तो ये इंट्रोड्यूस किया गया, यानी ऑर्डिनेंस को बनाने की शक्ति दे दिया किसको, वायसराय को, कि वायसराय जब चाहेगा जो कानून बनाना चाहेगा बना सकता है, यानी वायसराय नाउ मोर पावरफुल, ठीक है। उसके बाद भारत को क्या दिया, इंडियंस, नंबर ऑफ इंडियंस जो होंगे वायसराय के एग्जीक्यूटिव काउंसिल में वो 3 होंगे, यानी 8 टोटल मेंबर है, 8 में 3 जो होगा वो भारतीय होगा। ये मिला भारत को, ठीक है। पॉइंट याद रखना, एस्टेब्लिशमेंट ऑफ बायकैमरल प्रोविडेंशियल लेजिस्लेटिव। अब जो लेजिस्लेटिव काउंसिल था राज्यों में, ठीक है, उसमें भी बायकैमरलिज्म को इंट्रोड्यूस कर दिया, यानी कि यहीं पे तुम्हारा बिहार विधानसभा जो है वो बना, बिहार विधान मंडल है वो बटा 2 पार्ट में, बिहार विधानसभा और बिहार विधान परिषद, ठीक है। और उस समय चूंकि 6 ही राज्य थे तो 6 ही राज्य में बायकैमरलिज्म आया जो आज तक है, आज तक उसके बाद दोहरी सदन किसी राज्य में नहीं बढ़ी। तो बायकैमरलिज्म कहां लाया, प्रोविडेंशियल में भी लाया, यानी राज्यों में भी लाके रख दिया। उसके बाद जो सबसे फेमस चीज रहा यहां का वो रहा डायरकी, डायरकी को इंट्रोड्यूस कर दिया। इसको समझा देते हैं थोड़ी देर में नीचे में, ठीक है। डायरकी में 2 टाइप का सब्जेक्ट रख दिया, एक रिजर्व सब्जेक्ट, एक ट्रांसफर सब्जेक्ट, बताते हैं इसको क्या पर। उसके बाद बोला कि डायरेक्ट इलेक्शन होगा, और जो कॉमनल अवार्ड को वो डिमांड कर रहे थे डिमोलिश करने की, उसको और वो बढ़ा दिए कि अब पहले तो मुसलमानों में था, उसके बाद बोले कि क्रिश्चियन में भी रहेगा, सिख में भी रहेगा, ये बढ़ा दिए। तो बोल रहा था यार मुसलमानों का खत्म करो तुम, तो थोड़ा 2 कम्युनिटी को और डाल दिए, ठीक है। और उसके बाद एक काउंसिल ऑफ प्रिंस जो वाज आल्सो सेटअप, 108 मेंबर अलाउ प्रिंसेस टू डिबेट मैटर इंपॉर्टेंट। अब एक नया काउंसिल बना दिया प्रिंस का, जो राजकुमार है वहां के, उनके साथ 108 मेंबर को जोड़ दिया, और वो हर चीज पर डिस्कस कर सकते हैं। बकवास हो गया ये, मैंने पहले तो इतना था ही, अब एक और नया सिस्टम इंट्रोड्यूस कर दिया गया। तो इसको बेसिकली समझो तो हमको क्या हुआ, हमको मिला धोखा। हमको मिला क्या, हमको मिला केवल धोखा। हमको पहला चीज क्या इंट्रोड्यूस कर दिया, डायरकी, कि ये क्या है। यहां पे इस चीज को याद रखना, हम बता रहे हैं फिर से समझो,
एग्जाम्पल देकर समझा रहे हैं। एक सरकार है दिल्ली में और एक सरकार है बिहार में। आज भी ये व्यवस्था है। दिल्ली में हम लोग कहते हैं मोदी गवर्नमेंट है और बिहार में हम लोग कहते हैं नीतीश गवर्नमेंट है। ठीक है, ये व्यवस्था वहीं पर देखो, उस समय भी यही चीज थी। उस समय वो दिल्ली में बांट दिया दो पार्ट, एक बोला लोकसभा और एक बोला राज्यसभा। ठीक है, वैसे ही बिहार में भी बांट दिया दो तरह का, एक बोला लेजिस्लेटिव असेंबली, एक बोला लेजिस्लेटिव काउंसिल। इस तरह से दो पार्ट में सरकार को बांटा। और डायरकी कहां आया? तो दो तुम्हारे पास सदन है, तो दिल्ली वाले में नहीं, बिहार वाले में डायरकी आया। ठीक है, तो डायरकी को लाया गया प्रोविडेंसेज में, मतलब राज्यों में लाया गया। ठीक, ये एग्जाम में पूछता है कि डायरकी इंट्रोड्यूस प्रोविडेंसेज में कब हुआ, तो 1919 में हुआ। लेकिन जब पूछेगा डायरकी जब सेंट्रल गवर्नमेंट में कब इंट्रोड्यूस हुआ, तो वो 1935 में हुआ है। ठीक है, तो कंफ्यूज मत करना। अब डायरकी होता क्या है पहले समझते हैं। डायरकी में क्या बोला, तो तुमको दिखाए यहाँ पे दो सरकार है, एक दिल्ली में बैठी हुई सरकार है, एक बिहार में है। तो इसको तो नहीं छेड़ा, इसको तो बोला तुम्हारे पास ऑल इंडिया परमिट है, तुम पूरे इंडिया में कहीं भी कुछ भी कानून बनाने के लिए आजाद हो, तुमको कोई मना नहीं करेगा। तो इसको तो मिल गया ऑल इंडिया परमिट, इसको तो बात ही नहीं करेंगे। प्रॉब्लम कहां किया? प्रॉब्लम किया बिहार को लेके। बोला बिहार में ना दो तरह का कानून बनेगा, एक कहलाएगा रिजर्व, ठीक है, एक कहलाएगा रिजर्व लिस्ट और एक कहलाएगा ट्रांसफर्ड लिस्ट। ठीक है, एक कहलाएगा ट्रांसफर्ड लिस्ट। दो तरह का कानून होगा बिहार में। रिजर्व लिस्ट में रखा गया, जैसे एग्जांपल लेते हैं, रखा गया फाइनेंस को, पैसा का बात। ठीक है, इसमें रखा गया डिफेंस की सुरक्षा, लड़ाई पीट करना है। इसमें रखा गया पुलिस कि पुलिस है जो मेरा लॉ एंड ऑर्डर है, इसको रख दिए हम रिजर्व में। इधर क्या रखें? इधर रखें एग्रीकल्चर, इधर रखें कोऑपरेटिव। ठीक है, ऐसे करके सब्जेक्ट बांट दिया। अब बोला कि जो रिजर्व लिस्ट में जो नाम है ये फिक्स है, इसको कोई चेंज नहीं करेगा, ये फिक्स है। और इस पर कानून बनाने का अधिकार जो होगा वो बिहार का जो वायसराय जो होंगे, जो बिहार के लेफ्टिनेंट वायसराय होंगे, वो डायरेक्ट इस पर कानून बना सकते हैं। इनको कोई जरूरत नहीं है विधानसभा में जाके चर्चा करने की, वो सीधे इस पर कानून बना लेंगे। और इधर वाला जो चीज है, इस पर चर्चा होगी जाकर विधानसभा में, और चर्चा होगी और उसके बाद कानून बनेगा। लेकिन अगर वायसराय को, जो लेफ्टिनेंट वायसराय बिहार के हैं, अगर इनको मन कर गया कि नहीं हम इधर भी कानून बनाएंगे, तो इनको कोई रोकेगा नहीं। मैंने बेसिकली क्या है कि तुम्हारे पास एग्रीकल्चर है, तुमको मन है, क्योंकि यहाँ पे जो लोग बैठ रहे हैं उसमें बिहार के भी लोग बैठेंगे, तो इनको मन है कि तुम जो बिहार के लोग हैं जब वो कानून बनाने जाएंगे तो वो इन सब्जेक्ट पर केवल कानून बनाएंगे। ठीक है, और वो कानून कैसे बनेगा? कैसे कानून बनता है? सदन में रखेंगे, बिल पेश होगा, उस पर वोटिंग होगा, उस पर बहस होगा, और जब बिल पास होगा तो कानून बनेगा। पूरा प्रक्रिया कर लिया कोई व्यक्ति, बिल को प्रस्तुत कर दिया, बहस भी हो गया, वोटिंग भी हो गया, बिल पास हो गया, इतना मेहनत किया सदन वाला। अब उधर से जो लेफ्टिनेंट वायसराय है उनका मन कहना अच्छा नहीं लग रहा है, बोले खत्म, मेरा वीटो लग गया, तुम्हारा बिल खत्म। तो बेसिकली तुम क्या कर रहे हो? तुम बिहार में ही दोहरी शासन व्यवस्था दे रहे हो, यानी कि एक तरफ वायसराय भी है, एक तरफ विधानसभा के मेंबर है, और विधानसभा के मेंबर को तुम पावर देकर भी तुम बोल रहे हो नहीं वायसराय का बात मानना तुम। तो इसको कहते हैं दोहरी व्यवस्था। एक ही सदन में तुम दो तरह की व्यवस्था को कर दिए, दैट इज कॉल्ड डायरकी। ठीक है, एग्जाम में डायरकी का मतलब भी पूछा गया है कि किसका मतलब क्या हुआ। इसका मतलब समझना कि दो अलग अलग, एक ही सदन में दो प्रकार के सरकार का होना। तो रिजर्व सब्जेक्ट क्या रखा? फाइनेंस रखा, लॉ एंड ऑर्डर रखा, आर्मी रख दिया, पुलिस रख दिया। ये रिजर्व, ये वायसराय साहब जो बोलेंगे सो होएगा। और ट्रांसफर में क्या है? पब्लिक हेल्थ, एजुकेशन, एग्रीकल्चर, लोकल सेल्फ गवर्नमेंट, ये रखा। ठीक है, अब पब्लिक हेल्थ पे कोई कानून बनाना चाह रहा है, पूरा व्यवस्था कर लिया, इधर से आदमी कूद गया, ना 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 ठीक, हमको नहीं अच्छा लगा, दैट इज कॉल्ड डायरकी। समझ में आया? समझ में आया? अब आते हैं दूसरा,